अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक खूबसूरत और नई सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है दिल मोम हुआ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैं ब्याह कर ससुराल आई तो उसे अपने ससुराल में देखा। कौन है ये? मैंने बड़ी भाभी से पूछा। ये कौन? शर्मिली। उन्होंने शर्मिली की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा। हाँ, मेरी नजरें उस लड़की पर ही टिक कर रह गई थी। मैं शर्मिली हूँ, बड़ी भाभी के साथ उनके मायके से आई हूँ। उनकी खिदमत गुजार हूँ। आपकी भी खिदमत गुजारी कर दिया करूँगी, शर्मिली कुशन सोफे पर रखते हुए बताने लगी। मैं उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई। अरे चलो जाओ, अपना काम करो, जब देखो बकबक बकबक करती रहती है। बड़ी भाभी ने उसे झड़प लगाई तो वो कमरे से बाहर निकल गई। इस छोटे से मुलाकात ने मुझे ये समझा दिया था कि ये शर्मिली बड़ी भाभी के हुक्म की पाबंद है। भाभी, इसकी शादी नहीं हुई अब तक? मैंने धीमे लहजे में पूछा। अरे भाई, शादी का क्या है, वो भी हो जाएगी, बस जरा ढंग का लड़का मिल जाए। बड़ी भाभी ने तकिए को कमर पर बराबर करते हुए पलंग से टेक लगा लिया और आराम से लत कर बैठ गई। ढंग का लड़का? मैंने नासमझी से उन्हें देखा। हाँ, जरा अच्छा सा मिल जाए तो कर दूंगी। मैंने देखा भाभी के तेवर बदल रहे थे, मगर मैंने अपना मौजू नहीं बदला। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर खोज रही हैं आप? मैं खुशी से मुस्कुराकर पूछ रही थी। अरे नहीं, इसकी किस्मत में डॉक्टर इंजीनियर कहाँ लिखे होंगे भला, बस खाता पीता लड़का मिल जाए। भाभी ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। अच्छा, अब समझी, साफ साफ बताया करे मुझे, मैं देर से समझ पाती हूँ। बस ऐसा कह देती कि कोई काम चलाऊ लड़का मिल जाए तो इसकी शादी कर दूंगी। मेरा मीठा सा लहजा भी उन्हें तीखा लगा था। जब ही बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये चली जाएगी तो घर का कामकाज कौन संभालेगा? हाँ हाँ, ये भी सही है, मगर कहीं घर के कामकाज निकालने के चक्कर में इसकी शादी की उम्र ना निकल जाए। मेरा लहजा अब भी तीखा था। मैं अपनी बात खत्म करके वहां से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। वहां रुकने का मतलब था भाभी का मक्खन लगा वो जुमला सुनना जो आखिर में ये साबित कर देता कि शादी में देर होना शर्मिली की किस्मत है, उनका कसूर नहीं। फिर मुझे ये समझते ज्यादा दिन नहीं लगा कि शर्मिली के दम से ही इस घर का निजाम चल रहा है। सुबह से शाम और शाम से रात तक हर काम के लिए शर्मिली हाजिर थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। आता भी क्यों नहीं, मैं एक गरीब घराने की लड़की जो थी, शायद पढ़ी लिखी न होती तो आज मेरी भी शर्मिली जैसी ही हालत होती। मैं भी किसी के हुक्म पर दौड़ रही होती। मगर अल्लाह वालिद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, जिन्होंने गरीबी में भी पढ़ाई की अहमियत को समझा और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा दिया था। मैंने नेट निकाला था और अल्लाह के करम से अब एक कॉलेज में पढ़ा रही थी, जबकि भाईजान पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गए थे। हमदान भाईजान के बहुत अच्छे दोस्त थे। हमदान के वालिद साहब का लाखों का कारोबार था, जबकि मेरे वालिद साहब की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। भाईजान और हमदान की दोस्ती उस वक्त की थी जब हमदान के वालिद साहब हमारे ही मोहल्ला में रहा करते थे। फिर अचानक हमदान के वालिद साहब बैरून मुल्क चले गए और देखते देखते उन लोगों के हालात बदल गए। 5 साल बैरून ममालिक में रहने के बाद जब वो वापस आए तो टायर का कारोबार शुरू कर लिया। अब हमदान के वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनका कारोबार आज काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा था और अब हमदान और उनके बड़े भाईजान इस कारोबार को संभाल रहे थे। मेरे घर आते जाते पता नहीं कब हमदान को मैं अच्छी लगने लगी। मुझे तो खबर ही नहीं हुई। उन दिनों जोर शोर से हमदान के लिए लड़कियां देखी जा रही थी।
मगर बड़ी भाभी को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। उन्हें उनकी तरह ही बड़े घर की लड़की चाहिए थी। मगर हमदान को मैं पसंद थी, इसलिए जैसे ही मुझे गेस्ट टीचर के तौर पर कॉलेज में रख लिया गया तो एक दिन हमदान ने बड़े भैया और भाभी को मेरे बारे में बताया। भाभी और भैया पहले तो तैयार नहीं हुए, मगर फिर हमदान की पसंद के आगे हार मान गए और मेरी हमदान से शादी हो गई। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। मैं अक्सर भाभी से शर्मिली की शादी का जिक्र छेड़ दिया करती थी। मुझे लगा करता था कि शायद शर्मिली के वालिदैन जिंदा होते तो अब तक उसकी शादी हो चुकी होती, और यहाँ भाभी को उसकी शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी। शर्मिली एक हंसमुख सी चंचल लड़की थी। 10 साल पहले जब बड़े भैया की शादी हुई थी, उस वक्त शर्मिली 16-17 साल की रही होगी जब भाभी ने उसे अपने मैके से लाया था। मुझे लगा करता था जैसे इसमें शर्मिली से ही रौनक है, जैसे इस घर में शर्मिली से ही रौनक है, क्योंकि हमदान की अम्मी तो काफी पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी और वालिद साहब को गुजरे भी 5 साल हो गए थे। बड़े भैया के दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती तो मेरी वापसी दोपहर 3 बजे ही होती थी। भाभी जरा आराम पसंद थीं, जरूरत पड़ने पर ही अपने कमरे से बाहर आती, वरना अपने कमरे में टीवी के सीरियल देखकर या शर्मिली पर हुक्म चलाकर वक्त गुजार लेती। अब बचे बड़े भैया और हमदान तो उन्हें कारोबार से बहुत कम ही फुर्सत मिलती थी घर की रौनक बनने के लिए। अब एक शर्मिली ही थी जिससे इस घर में रौनक थी। हर वक्त हंसता मुस्कुराता सा चेहरा लिए अपने काम में लगी रहती थी। न आराम का शौक था उसे और न कभी मुंह बनाया करती थी। उसे देखकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती और बस यही दुआ करती, अल्लाह इसकी शादी करवा दे। मैं रात ही 2 दिन के सेमिनार से वापस आई थी। थकावट की वजह से सुबह जल्द उठ नहीं पाई थी। जब मेरी आंख खुली हमदान जा चुके थे। मैं नहाकर सीधी चाय के लिए किचन में आई तो चॉपर बोर्ड पर तेजी से सब्जी काटती शर्मिली पर नजर पड़ गई, जो खिलाफ तौक़ा आज कुछ चुप चुप सी थी। मैं उसे मुखातिब करने की गर्ज से बोली, शर्मिली, नाम तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। हाँ, काश नाम की तरह मेरी किस्मत भी खूबसूरत होती। उसने अफसरदगी से मुस्कुराकर मुझे देखा। किस्मत खूबसूरत होते देर नहीं लगती। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। छोटी भाभी, इतनी मीठी बातें मत किया करें। हम गरीबों की किस्मत अगर खूबसूरत हो जाए तो फिर क्या कहना। उसकी आंखें झिलमिला गईं। क्या हुआ? मैंने हैरानी से उसकी आंखों में देखा, जहां नमी तैर रही थी। कुछ नहीं, वो आंचल से आंखों को साफ करने लगी। नवाल, कहाँ हो तुम? बड़ी भाभी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं चाय का कप लिए किचन से निकल आई। बड़ी भाभी बनी सॉरी खड़ी थी। लो, तुम यहाँ किचन में हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखने गई थी। उन्होंने सोने की चूड़ियों से सजे अपने हाथों को इशारतन मेरे कमरे की तरफ घुमाया। कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने सर से पैर तक उन्हें देखा। शर्मिली की शादी की बात करने। उनकी आवाज में फतह की खुशी थी। मैंने चाय की चुस्की ही भरी थी जो उनके इस जुमले पर फव्वारे की तरह मेरे मुंह से निकल गया। यानी मेरी बात पर क्या कहा? रिश्ते की बात करनी। मैंने चाय का कप सामने पड़ी मेज पर रख दिया। अरे हाँ, वो अपने यहाँ माली है ना, जिसकी बीवी 2 साल पहले गुजर गई थी। सोच रही हूँ उसी से ब्याह दूं शर्मिली को। 2 बच्चे हैं उसके, कहीं जाएगी भी नहीं, हमारा काम भी होता रहेगा और उसकी शादी भी हो जाएगी। मैं समझ गई शर्मिली क्यों रो रही थी। शर्मिली से पूछ तो लिया है ना आपने? मैं उनके सामने खड़ी थी। पूछना कैसा? माँ बाप तो रहे नहीं उसके, ये जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है। लड़का देखा भाला है, सास ननद के झमेले नहीं हैं। और क्या? भाभी तनी तनी सी खड़ी थी। वो तो ठीक है भाभी, मगर 2 बच्चे और शर्मिली से दुगनी उम्र का शराफत अली सास ननद के झमेले पर भारी पड़ रहा है। शर्मिली को सास ननद के झमेले शायद पसंद हो, शराफत अली से शादी नहीं। उससे पूछ तो लें।
میں التجائی بنی ان کے سامنے کھڑی تھی. پوچھا تھا میں نے اس سے. جواب میں آنسو نکال رہی تھی وہ. بھابھی نے برا سا منہ بنا لیا. تو پھر چھوڑ دیں, کوئی دوسرا لڑکا دیکھیں, اسے یہ رشتہ پسند نہیں ہے. میں نے صاف لفظوں میں شرمیلی کی طرف سے انکار کر دیا. تم تو اس کی طرفداری کرنے کھڑی ہو گئی ہو. بڑی بھابھی نے اپنی آواز قدر دھیمی کر لی اور مجھے سمجھانے لگی. ارے اس کو شادی کے لیے تیار کرو. وہ اگر اس گھر سے چلی گئی تو اتنے بڑے گھر کو کون سنبھالے گا؟ بھابھی, میں شرمیلی کے ساتھ ہوں. میں نے ان کی بات کاٹ دی. وہ اس گھر کی خدمت گزار ہے. پل پل خیال رکھا ہے اس نے یہاں کے لوگوں کا. آپ کے بچے پالے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر دبائے ہیں, اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے. اس گھر کی ساری ذمہ داری اسی پر ہے جسے وہ نبھا رہی ہے. کبھی اف نہیں کیا اس نے, کبھی زبان نہیں چلائی, کبھی ضد نہیں مچایا. اسے پتا ہے کہ وہ اس گھر کی خدمت گزار ہے, اس لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. اور آپ اس کی شادی کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی. میرا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا. دیکھو نوال, بھابھی میرا تیور بھانپ کر غصے میں بولی. میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, شادی تو شرمیلی کو شرافت علی سے ہی کرنی پڑے گی. بڑی بھابھی پیر پٹکتی نکل گئی اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی. بھابھی کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کر گزریں گی. دوسرے دن صبح ایک شور سا مچا ہوا تھا گھر میں. شرمیلی کے نام کی گونج مچی تھی. میں اور ہمدان اپنے کمرے میں سو رہے تھے. شور سن کر میری آنکھ کھل گئی. میں نے ہمدان کو جگایا اور بھاگتے ہوئے دونوں باہر آئے تو پتہ چلا شرمیلی گھر میں نہیں ہے. کہاں گئی ہوگی؟ میں گھبرا گئی. شرمیلی کا روتا ہوا چہرہ میری نظروں میں گھومنے لگا. ایک مجبور سی, نازک سی لڑکی, پیاری پیاری سی غریب لڑکی شرمیلی. میں رو پڑی. کہاں گئی ہوگی؟ میں نے آنسوؤں کے درمیان ہمدان سے پوچھا. وہ حیران سے کھڑے تھے. بڑی بھابھی اور بھیا بھی افسردہ چہرہ لیے حال میں رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ گاڑی نکالیں, پولیس کو خبر کریں, پلیز اسے ڈھونڈیں. میں ہمدان کا ہاتھ پکڑ رو پڑی. بڑی بھابھی میری حالت دیکھ کر حیران تھیں. یہ اسے کیا ہو گیا؟ نوال, خود کو سنبھالو. بڑی بھابھی نے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور قدر اونچی آواز میں ان سے مخاطب ہوئی. بھابھی, یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے؟ کیا ضرورت ہے شرافت علی کے ساتھ اس کی شادی کروانے کی, بات کرنے کی؟ اچھا لڑکا ڈھونڈ رہی ہوں کے چکر میں ایک 50 سال کے مرد اس کے لیے پسند کر لیا. بھاگنا تو تھا ہی اسے, سو بھاگ گئی. میرا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا. بھابھی پریشان سی میرا بدلا ہوا روپ دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو رہی تھی. آپ گاڑی نکالیں, پولیس اسٹیشن چلیں. میں واپس سے ہمدان کی طرف مڑی جو ہاتھ باندھے کھڑے تھے. مجھے اور بھابھی کو دیکھ رہے تھے. میں رپورٹ لکھواؤں گی کہ اس کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی تھی. میں ہمدان کا ہاتھ پکڑے گیریج کی طرف جانے لگی. بڑی بھابھی نے دوڑ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا. ارے نوال, ایسا غضب نہ کرو. میری توبہ, میں باز آئی ایسی زبردستی کی شادی سے. مہربانی کر کے پولیس کے پاس مت جاؤ. میری اس حرکت پر بھابھی کے ہاتھ پیر پھول گئے. کیوں نہ جاؤں؟ میں نے رک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا. کل تو بہت روب دکھا رہی تھی. شرافت علی سے اس کی شادی کروا کر رہوں گی. اب چلیں. میں واپس سے ہمدان کا ہاتھ تھامے جانے لگی. میں تو اس شرافت علی کو بھی اندر کرواؤں گی. شکل نہ صورت, نام رکھا بسنتی. میں غصے میں جانے کیا کیا بک رہی تھی. ہمدان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا. میں نے رخ موڑ لیا. ارے اس بیچارے کو کیوں اندر کرواؤ گی؟ اس نے بھلا کیا کیا ہے؟ اجی, ذرا جلدی سے شرافت علی کو اس کے گاؤں بھگائیں, ادھر آنے سے منع کریں. جانے اس نوال کو کیا ہو گیا ہے, باولی ہو گئی ہے. بڑی بھابھی بھیا کی طرف پلٹی. بڑے بھیا جو اب تک صوفے پر بیٹھے تھے ہم دونوں کا تماشا دیکھ رہے تھے, بڑی بھابھی کے حکم پر تیزی سے باہر نکل گئے. میری توبہ, اب ایسی غلطی نہیں کروں گی. شرمیلی کی حفاظت کرنا یا اللہ. بڑی بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. میری شرمیلی, میری بچی. ان کے آنسو روانی سے گرنے لگے. میں جاتے جاتے رک گئی. میں نے بڑی بھابھی کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا. میں حیران ہوئی. ہمدان کا ہاتھ چھوڑ کر بھابھی کی طرف بڑھی, پھر زور سے آواز لگائی. شرمیلی, ذرا بھاگ کر پانی لانا. میری آواز پر جہاں بھابھی کی رلائی کو بریک لگا تھا وہیں شرمیلی پانی کا گلاس لیے حاضر تھی. بھابھی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا. میں نے دھیرے سے اپنا کان پکڑا اور سر جھکا لیا. میرے چہرے پر جیت کی خوشی تھی.
भाभी ने मेरी साजिश समझ लिया था। जब ही मुस्कुराकर शर्मिली को प्यार से अपनी आगोश में भर लिया। शर्मिली, मैं खोजूंगी तुम्हारे लिए लड़का। बड़ी भाभी ने शर्मिली की पेशानी चूम ली। मेरे दिल में एक सुकून सा उतर रहा था। हमदान ने दूर से ही अपने हाथों से मेरी बलाएं ले डाली। शायद उन्हें मेरे ऊपर फख्र हो रहा था कि मेरे जरिया रचा एक छोटा सा ड्रामा रंग ला गया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हमदान और शर्मिली का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस ड्रामे में मेरा साथ दिया था। शर्मिली के चेहरे पर फिर से वही खुशियां दर आई थी जो पहले रहा करती थी। अपने आप में मस्त, अपने काम में मगन मगन सी शर्मिली। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक खूबसूरत सी कहानी लेकर वापस से हाजिर होती हूँ। जब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।